हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और हाईली डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें कि आज का हमारा ये एक घंटे का महा एपिसोड क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ बच्चों, ये एक घंटे का आज का हमारा जो सेशन है, ये जो एपिसोड है, आप सभी का जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं यानी इनका 10 मार्च को, और इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का 11 मार्च को आपका हिस्ट्री का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, एनुअल एग्जाम जैसे वार्षिक पेपर भी कहते हैं, उसके लिए आज का हमारा ये एक घंटे का एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस एक घंटे के अंदर हम 10 और 11 मार्च के पेपर के लिए डिस्कस करने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो से पहले ऑलरेडी हमने आपको 3 सैंपल पेपर करवा दिए हैं। ये हमारा सैंपल पेपर 4 रहने वाला है बच्चों, ठीक है। और आप सभी को इस एक घंटे के सेशन के अंदर अंदर पूरा का पूरा सैंपल पेपर सॉल्यूशन के साथ में समझा दिया जाएगा। तो आप ये मानो कि आपका ना पूरे के पूरे सिलेबस का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पता चलेंगे जो कि एग्जाम में आते भी हैं, और इस साल भी आपके क्वेश्चन के रिपीट होने के हाईली चांसेस हो, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से 2 मिनट के अंदर एक बार पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। 34 प्रश्न होंगे, 5 खंड होंगे, ठीक है। खंड का के अंदर टोटल आपको जो 21 MCQ रहने वाले हैं। खंड का के अंदर आपके 3 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। खंड गा के अंदर 8 नंबर के टोटल आपके 3 क्वेश्चन होंगे, बट इसमें ना आपके तीनों में अथवा होता है तो 6 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। खंड घा में आपके 4 नंबर के 3 स्रोताधरित होते हैं, और 5वें खंड में 5 नंबर का मैप होता है, ठीक है। ऐसे इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ABCDE आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे रहेगा। अब सुनो एक चीज को बड़े गौर से, हमने आप सभी बच्चों के लिए बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। कैसा कैसा सर? ऑलरेडी हमने आपके लिए 150+ MCQ की वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। 3 नंबर के और 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 शॉट की वीडियो अपलोड कर दी है। आपके लिए जो मैप है इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। साथ ही साथ केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी वीडियो बन चुकी है, आ जाएगी, और या फिर आ भी चुकी है, ये भी देख लेना, है ना। तो जितनी भी वीडियोस हैं, साथ ही साथ PYQ और जो भी सैंपल पेपर करवा रहे हैं, हर एक वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी। मैं हर वीडियो में कहता हूं बच्चों कि आई बटन में दी गई प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इसके अंदर मिलेंगी, ठीक है। तो कोई भी वीडियो मिस हो जाए जरूर से देख लीजिएगा बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस सैंपल पेपर नंबर 4 की वीडियो को। और हाँ बच्चों, आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें बच्चों, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो रेडी हो जाओ बच्चों, आने वाला 1 घंटा मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर A से, ठीक है। देखिए हमारे पास में ना टाइम कम है, इसीलिए मैं आपको सीधा साधा क्वेश्चन पढ़ूंगा, समझाऊंगा, और एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर की बात करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन A हमारा शुरू हो जाता है। 21 MCQ है। आप सभी बच्चे क्या करना कि इन 21 MCQ क्वेश्चन का जो आंसर है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको ऑप्शन दूंगा, तो आप भी अपने मन में सोचना कि मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इतना ही नहीं, जब ये वीडियो एंड हो जाए तो आप सभी बच्चों ने मुझे अपना स्कोर भी बताना है कमेंट में। कल पेपर है और मैं जानना चाहता हूं कि कल के पेपर के लिए कितनी तैयारी कर रखी है आपने, ठीक है। 21 आउट ऑफ आप कितने के सही आंसर देते हो, ईमानदारी से बताना। पूरे के पूरे देते हो तो भी, और एक का देते हो तो भी, लेकिन ईमानदारी से, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, MCQ। तो क्या दिया गया है, 2000 ईसा पूर्व के बाद जो मारी नगर था, ये किस रूप में बहुत ज्यादा फूला फला, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये किसकी बात हो रही है, शाही राजधानी के बारे में, एज ए इंपीरियल कैपिटल, ओके। ऑप्शन सी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, अनेक मूल निवासियों ने कब अपने द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स तैयार किए, ठीक है। तो बहुत सारे मूल निवासी थे जिन्होंने अपने लिए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स तैयार किए थे। तो वो ईयर कौन सा था, बहुत डिफिकल्ट है ना क्वेश्चन, है ना, बहुत डिफिकल्ट है ना। आपके उससे मूल निवासी वाले चैप्टर से लिया गया है, दैट इज 1954, ठीक है। तो 1954 में। अब देखो बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 3 में पूछा गया है कि यह वक्तव्य किसका है। वक्तव्य यानी कि ये बात किसने कही है, क्या कही है, विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपना खास हुनर जो है इसका विकास करना चाहिए।
अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना ही विश्व को समर्पित करने के समान है। यानी कि ये व्यक्ति जो है इन चारों में से वो ये कहते हैं कि विश्व के सभ्यता के हित के लिए हर एक राष्ट्र का अपना जो एक खास हुनर है उसी को डेवलप करे, और इसी को डेवलप करने का मतलब ये हो गया कि हम अपने देश को समर्पित कर रहे हैं, यानी कि विश्व को समर्पित कर रहे हैं। तो ये किसने कही है? ये दर्शन शास्त्री मियाके सेसुरे, इनका कथन है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। तो देखो बच्चों, कल के पेपर में आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे एमसीक्यू वाले जो आपको लगेगा कि मैंने भी नहीं करवाए। ठीक है, और वो आपको ये भी लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट वो कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़े हुए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए क्या है कि बलात क्या है। तो बलात क्या थी? बलात जो है ये सेनेट के अलावा भर्ती वाली सेना थी। तो एक तो सेनेट होती थी, उसके अलावा कुछ खास सैनिकों को और जो पड़ती थी तो वो बलात कहलाती थी। ठीक है, उसके बाद कुछ वर्गों या समूहों के वयस्क पुरुष लगभग 25 वर्ष तक सेना में राजा की सेवा करनी पड़ती थी, तो ये बलात के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट है। ओके बच्चों, यहाँ पे आपका डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखो बच्चों, चंगेज खान के बारे में आपको 3-4 बातें एक ही बार में पता चलेंगी। सबसे पहला, चंगेज खान का जो जन्म था ये हुआ था लगभग 1167 ईस्वी के आसपास, और रही बात ये कि इसका प्रारंभिक नाम क्या था, तो प्रारंभिक नाम था बच्चों तेमुजिन। क्या था? तेमुजिन। तो 2 बातें पता चल गई। जन्म कब हुआ? 1607 के आसपास, एंड तेमुजिन इनका प्रारंभिक नाम था। उसके बाद चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो 1227 ईसा पूर्व। उसके बाद 1368, इस समय चीन में यूनान राजवंश का अंत हुआ। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 1759 में चीन के मांचुओं ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो ये भी सही है। मतलब कि ये जो हमारे चारों पॉइंट हैं ये सारे सही हैं, तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी वाला जो है ये हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में आ जाएगा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, तो सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या कहता है? 1978 में पार्टी के आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्रकारी लक्ष्य की घोषणा की गई। ठीक है, तो एक पार्टी थी चाइना में, उसने अपने 4 सूत्रकारी लक्ष्य की घोषणा की, जिसमें था विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास। तो बिल्कुल सही है। तो अभिकथन भी सही है, कारण भी, और कारण एक की सही व्याख्या भी करता है ना बच्चों। इसी प्रकार से आपका इंग्लिश में हो जाएगा, यहाँ पे सही है और व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, एक आपका चित्र आएगा। अब आपको ये पहचानना है कि इस चित्र में क्या दिया गया है। तो ध्यान से अगर आप देखें, क्या ये किसी गुंबद जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या इसमें रोम के फोरम की जूलियस की दुकानें दिख रही हैं? दुकान का ये तो कोई गिद्ध जैसा दिख रहा है, कोई घर जैसा दिख रहा है? नहीं। तो क्या ये साल्सरी कैथेड्रल है या फिर बेनेडिक्टीन आबे है? तो इनमें से कोई एक है, बेनेडिक्टीन आबे या फिर साल्सबरी कैथेड्रल, इनमें से कोई एक है। सोचो क्या होगा आपके हिसाब से इसमें से? दैट इज बी, बेनेडिक्टीन आबे। इसी प्रकार से इंग्लिश में आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आपका ना एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी मैं समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अभिजात वर्ग की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखो अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत होती थी। क्यों भाई? क्योंकि उनके पास में बहुत सारी जमीनें वगैरह हुआ करती थी। अभिजात वर्ग अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा सकते थे, और इतना ही नहीं, उनके पास अपनी खुद की सामंती सेना भी हुआ करती थी। ठीक है, वे अपना स्वयं का न्यायालय भी लगा सकते थे, यानी कि स्वयं न्याय भी कर सकते थे। साथ ही वो कृषकों पर नियंत्रण भी रखते थे, कर एकत्र करते थे, और भी बहुत सारी चीजें थी इनके बारे में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ओके बच्चों, इसी प्रकार से ए बी सी सही है, डी आपका यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, देखिए माली नगर, ऐसा कोई सा नगर ही नहीं है चैप्टर में, है ना, ये है मारी, तो लिखेंगे मारी नगर। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। बिल्कुल ठीक है। जहां से होकर कौन सी वस्तुओं का व्यापार सबसे अधिक होता था? तो मारी नगर से सबसे अधिक किसका व्यापार होता था? लकड़ी का और तांबे का, क्योंकि इसके यहाँ पे अभाव था। तेल का और मदिरा का, तो इसका भी अभाव था। लेकिन ये कहना कि केवल जैतून का, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जैतून का भी होता था लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सारे बच्चे कमेंट में इसका आंसर देना। और क्वेश्चन ये है कि रोमन साम्राज्य में, ध्यान से सुनना बच्चों, रोमन साम्राज्य में जैतून का जो तेल है, ठीक है, जैतून का तेल, ये जिन कंटेनरों के माध्यम से आता था, क्या?
जिन कंटेनरों के माध्यम से आता था उन कंटेनर का क्या नाम था। ठीक है, उन कंटेनर को क्या बोलते थे जो रोमन साम्राज्य में जैतून के तेल के व्यापार के लिए जरूरी थे। ठीक है, बताना है सारे बच्चे। जिस बच्चे का पहले कमेंट आएगा उस बच्चे को मैं पिन कर दूंगा ताकि और जो सैकड़ों हजारों बच्चे वो भी देख पाए। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करो फटाफट। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट है। नहीं, ए नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि ए भी है बी भी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है कि रोमन साम्राज्य में राजा का सिंहासन किस पर आधारित था। तो राजा का सिंहासन पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। अब ये भी ना दो प्रकार से डिवाइड था। एक तो था कि पुत्र या तो नैसर्गिक हो सकता है, यानी कि पुत्र जो है वो खुद का हो सकता है, या फिर पुत्र गोद लिया हुआ हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो ऑगस्टस था, ठीक है, इसका अपना कोई पुत्र तो था नहीं, तो इसने किसको गोद लिया था, इसने गोद लिया था टिबेरियस को। ठीक है, टिबेरियस को। तो यहाँ पे ये गोद लेने वाले इसमें आ गया। अब नैसर्गिक खुद ऑगस्टस आ गया। हो गया आंसर यहाँ पे इसी तरीके से, है ना। एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, अब आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश में तो फैमिली लिंगेज के हिसाब से आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ये है कि चंगेज खान ने निशापुर में घेरा डालने का आदेश क्यों दिया। निशापुर में ये आदेश क्यों दिया घेरा डालने का, इस तरह विध्वंस किए जाएं कि संपूर्ण नगर हल चलाया जाए, हल चला जा सके, उस नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित ना रहने दिया जाए। अर्थात चंगेज खान ने निशापुर के बारे में ऐसा आदेश क्यों दिया कि इस नगर को ऐसे ऐसे तहस नहस कर दो कि उस पर हल चला सके, खेती कर सके, यहां तक कि कुत्ते बिल्ली को भी मत छोड़ो। ऐसा क्यों कहा था, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर ना एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई थी और चंगेज खान उसका बदला लेना चाहता था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक आपका फिर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन क्या है, मुद्रित पुस्तकों के लाभ के बारे में निम्नलिखित कथनों में सही का चयन कीजिए। तो सबसे पहला, जो मुद्रित पुस्तकें थी, मतलब जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था जापान के गुटेनबर्ग में 1456 में, तो उससे क्या हुआ कि वस्तुएं जो थी खास करके पुस्तकें, इनका क्रय संभव हो गया, इनकी बेचना बहुत आसान हो गया। दूसरा, अब छात्र जो थे ना वो केवल अध्यापक के व्याख्यान यानी कि उनके जो लेक्चर दिए जाते थे और उनसे जो नोट्स बनते थे इन पर अब निर्भर नहीं रहे। अब जो थे वो इन किताबों के माध्यम से भी पढ़ सकते थे। दूसरा, अब व्यक्ति विचार, मत, जानकारी आदि को पहले की अपेक्षा और अच्छे से प्राप्त कर सकता था। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो देखो बच्चों कई क्वेश्चंस में आपके 3 नंबर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 13, आई नो वेरी वेल कि 99% बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान ही नहीं गया होगा आपका। क्वेश्चन क्या है, 11वीं शताब्दी में नार्मंडी के ड्यूक विलियम ने, किसने, 11वीं सेंचुरी में नार्मंडी के जो व्यक्ति थे ड्यूक विलियम, इन्होंने सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के राजा को हरा दिया। तो उस इंग्लैंड के राजा को जो हराया था उस शासक का क्या नाम था। ठीक है, मुझे पता था आप मोस्ट ऑफ द बच्चों को आंसर नहीं पता होगा। आंसर है सैक्सन। क्या नाम था, सैक्सन नाम था उनका। ओके, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। उसके बाद देखो बच्चों, सामंतवाद जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। क्या होता है, भूमि का टुकड़ा। अब हमें बताना यह है कि आखिरकार सामंतवाद पर सबसे पहले काम करने वाले दार्शनिक कौन थे, किस दार्शनिक ने सबसे पहले काम किया था, तो वो थे मार्क ब्लॉक। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15, मेसोपोटामिया के जो प्राचीनतम नगर थे इनका निर्माण कब से शुरुआत हो चुका था। तो मेसोपोटामिया के जिन प्राचीनतम नगर की हम बात करते हैं उसका शुरुआत कब हुआ था। ठीक है, अब बच्चों को पता है, यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगी कि सर जी जो मेसोपोटामिया में खेती शुरू हुई थी ये शुरू हुई थी 7000 BC से लेके 6000 BC के आसपास। तो यहाँ पे ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है जो कि इसके आसपास बैठे। तो शुरुआती दौर में मेसोपोटामिया जो थी वो एक, हम ये कह सकते हैं, ग्रामीण सभ्यता थी। वैसे ऑलरेडी पूरी की पूरी है ही ग्रामीण, लेकिन कुछ नगर भी यहाँ पे बसाए गए थे। ठीक है, तो उनका निर्माण हुआ था कांस्य युग में। किसमें हुआ था, कांस्य युग में, क्योंकि मेसोपोटामिया कांस्य युग की सभ्यता है। तो कांस्य युग में लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, तो बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, एक बार फिर से अब आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मांड के प्रति ईसाइयों की अवधारणा में शामिल है। तो ईसाई क्या कहते हैं ब्रह्मांड के प्रति, इसी वजह से मार्टिन लूथर ने इनके खिलाफ कौन सा आंदोलन छेड़ा था, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, है ना। कौन सा छेड़ा था,
प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध। अब ये कहते क्या है, तो ये कहते हैं कि मनुष्य पापी है, इसी वजह से पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वो एक जगह पर रुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है और इसी के चारों ओर बाकी के अन्य जो खगोलीय ग्रह हैं, सूर्य समेत सब इसके चक्कर लगाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें गलत हैं। हालांकि मतलब ईसाइयों की अवधारणा तो ये पूरी की पूरी सही है, लेकिन मार्टिन लूथर के हिसाब से गलत था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो गया जाए। तो अगर आपसे अवधारणा पूछी जाएगी 3 नंबर में तो बता दोगे ना? चलो, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे फिर से हमें अब ये चयन करना है कि ये जो जानकारी अब हमें दी जा रही है, इस जानकारी में ये व्यक्ति कौन है, कौन से व्यक्ति? इन व्यक्ति का जन्म हुआ था एक गरीब समुदाय परिवार में। ठीक है, किसमें? गरीब समुदाय परिवार में। दूसरा, उन्होंने 1860 में अमेरिका में सबसे पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में काम किया था। ठीक है, उन्होंने अपने विचार क्लास की नहीं बल्कि बोलने चालने के जो अंदाज होते हैं इसमें लिखे थे। अच्छा, आपको एक थोड़ा सा हिंट दूं इसके आंसर के लिए। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने जापान के बारे में ये कथन भी कहा था, क्या? कि जापान को अपने में से जो एशिया के लक्षण हैं इसको हटा देना चाहिए, निकाल फेंकना चाहिए। आप समझो कौन से होंगे ये व्यक्ति? ये व्यक्ति थे मेजी काल के फुकुजावा युकिची। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे हो जाएगा। ये तीनों सही है और ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, डैश रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जो कि लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी इसके अंतर्गत। तो ऐसा कौन सा सिक्का था? वो था बच्चों दिनारियस। कौन था? दिनारियस। सॉलिडस नामक का सिक्का कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा जारी करवाया था, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट है। अब 15 देखो बच्चों कि 15वीं शताब्दी के दौरान जो पादुआ, बोलेनिया, इटली की ये जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे, इनमें व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति दर्शन ऐसे विषय पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे उन्हें क्या कहते थे? उनको बच्चों मानवतावादी अध्यापक बोलते थे। रेनेशा का क्या संबंध है? तो रेनेशा बेसिकली ऐसा व्यक्ति होता था जिसके पास में एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितनी प्रकार की स्किल होती थी। और पुनर्जागरण पुरुष जो उस टाइम पे पुरुष थे? नहीं सर जी, ऐसा तो नहीं है। ओके, अगर आपको अर्थ पता है पुनर्जागरण पुरुष का तो बताओ बच्चों फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19 का, ये हो जाएगा आपका बी वाला पार्ट। ओके, अब देखो एक ये और दर्शन शास्त्री आ गए। कौन से दर्शन शास्त्री हैं? निशितानी केजी। ठीक है, तो दर्शन शास्त्री निशितानी केजी, इनके द्वारा आधुनिक को 3 पश्चिम धाराओं के मिलन और एकता से परिभाषित किया जाता है, जिसमें शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? पुनर्जागरण शामिल है, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद शामिल है, प्राकृतिक विज्ञानों का विकास शामिल है। दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये डी वाला राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं एक आखिरी क्वेश्चन के एमसीक्यू वाला, जो कि कथन पे विचार करना है। सबसे पहले देखो बच्चों, यूरोप की सामाजिक प्रक्रिया में जो अभिजात वर्ग था इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ठीक है, यूरोप में अभिजातों की इंपॉर्टेंट रोल होता था। दूसरा, ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन जैसे कि भूमि पर नियंत्रण होना, बिल्कुल ठीक है, और यह वैसलेज नामक प्रथा के विकास के कारण हुआ था। अभिजातों की जो स्थिति थी वो वैसलेज नामक जो प्रथा थी इसकी वजह से हुई थी। ठीक है, बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक जो है ये उनके जो भूस्वामी होते थे उनके अधीन होते थे। तो मतलब चारों बातें सही हैं। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी जो है ये हमारा एकदम राइट है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट हो। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्शन सी की, सेक्शन बी की। बट उससे पहले आप सभी बच्चों ने इन 21 आउट ऑफ कितने मार्क्स सही आंसर किए हैं? सारे बच्चे ईमानदारी से आंसर करके बताओ कमेंट में कि हमने सर जी इतने के आंसर सही किए थे। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले थोड़ा सा। चलिए सेक्शन बी की बात करते हैं, खंड बी है हमारा। अब इसमें 3 नंबर के हमारे 6 क्वेश्चन होंगे, तो अब बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? मेसोपोटामिया के शहरीकरण अर्थात नगरों की बसावट को समझाइए जिसमें नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं थे। देखा कितना कठिन क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन आपको मेसोपोटामिया के शहरीकरण की विशेषताएं बतानी है जिसमें नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते थे। तो आ जाइए देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। आसान कैसे है कि मेसोपोटामिया के शहरीकरण
यानी कि नगरीकरण की वसावट, नगरों की वसावट। ध्यान से पढ़ते हैं, देखो मेसोपोटामिया में शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं थे, यानी कि मेसोपोटामिया के शहरों में, नगरों में ज्यादातर लोग नहीं रहते थे। ठीक है, होता यह था कि जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित हो गई, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ा था। ठीक है, अब खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां जब बढ़ती हैं किसी एरिया में, तो सिंपल सी बात है, वहां पे लोग प्रवास करके आते हैं। अब इन्हीं वजह से छोटे छोटे से कस्बे बनने लगे थे। ठीक है, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के लिए अलावा क्या क्या होता था, व्यापार, उत्पादन, तरह तरह की सेवाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी थी उस टाइम पे। अब नगर के लोग, देखो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि नगरों की बसावट कैसी थी, कस्बे वगैरह कैसे होते थे और नगरों में क्या क्या कार्य वगैरह होते थे, इन चीजों की। अब नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं थे, क्यों भाई? क्योंकि उन्हें, यानी कि नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित रहना होता था। यानी कि नगर के लोग जो थे वो गांव के अन्य लोगों के द्वारा जो उन्हें वस्तुएं दी जाती, सेवाएं दी जाती थी, उन पर आश्रित रहना पड़ता था। हालांकि उसके बदले ये पैसा जरूर देते थे, लेकिन आश्रित तो रहना पड़ता था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शहरी क्रियाकलाप गांव से जुड़े होते थे। अब एक क्वेश्चन और निकल गया आपका 3 मार्क्स का। क्या सर? अगर पूछा जाए कि मेसोपोटामिया के शहरी क्रियाकलाप गांव से कैसे जुड़े हुए थे, तो सेम आंसर लिखना है आपको। ठीक है, सेम टू सेम आंसर लिखना है। चलिए इंग्लिश मीडियम में, अच्छा इंग्लिश नहीं, उससे पहले एक और है आपका। मेसोपोटामिया सभ्यता में अभी जिस शहरी जीवन की हमने बात की, इस शहरी जीवन में कुछ मजदूर लोग भी रहते होंगे, तो जो श्रम का विभाजन होता था ये कैसे होता था और सामाजिक संगठन कैसा था, ये समझाना है। तो आ जाइए देखते हैं। देखो मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरी जीवन की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता था। कैसे श्रम विभाजन? इस तरीके से होता था कि एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले की विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी कि पत्थर उकेरने तक ही सीमित थी। ठीक है, वह व्यापार नहीं जानता है। कांसे का औजार बनाने वाला भी तांबा या धातु रंगा लाने के लिए कहीं बाहर तो जाएगा नहीं, साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के लिए कोयले की जरूरत होगी, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि श्रम विभाजन था हर एक काम के लिए। अब जैसे पत्थर वाला है, कोई पत्थर का मुद्रा बनाने वाला है तो पत्थर पे मुद्रा बनाएगा। अब उसके लिए पत्थर कहाँ से लाना है, कैसा व्यापार करना है, ये तो नहीं दिखेगा ना। तो हर एक वस्तु का ना व्यापार का एक विभाजन था, डिवीजन था इसके इस काम का। ठीक है, अब दूसरा था एक सामाजिक संगठन। कैसा? शहरी विनिर्माताओं के लिए, विनिर्माता यानी कि जो नगर के उद्योगपति थे, इनके लिए ईंधन, धातु और विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी इत्यादि जो जरूरी चीजें थी, ये अपने लिए अलग अलग जगह से मंगा लेते थे। ठीक है, अब जब मंगाते हैं तो इन्हें भाई संगठित भी करना होगा, तो संगठित करने के लिए, व्यापार के लिए भंडारण की इन्हें आवश्यकता पड़ी, और जब आवश्यकता पड़ी तो शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव में आने लगे और साथ ही संग्रहण वितरण आसानी से किया जाने लगा। इस प्रकार से शहरी अर्थव्यवस्था ने अब अपना हिसाब किताब इन सभी के कारण लिखना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से एक शहर में श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन रहा था। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखते हैं। तो एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, सेटलमेंट ऑफ सिटीज इन विच द पीपल ऑफ द सिटी वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, एक्सप्लेन हाउ। तो देख सकते हैं आपके सामने ये आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद में इंग्लिश का दूसरा क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन अर्बन लाइफ इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो कैसे लिखना है आंसर, यहां से पढ़ सकते हैं बच्चों सारे के सारे आप। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, उन कारणों की चर्चा कीजिए जिनकी वजह से जापान को समृद्ध देश माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या रीजन है, क्या तरीके हैं, क्या पॉइंट है उसके। सबसे पहला, जापान जो है ये सबसे पहले तो चीन से रेशम का आयात करता है और भारत से कपड़े का आयात करता है। तो कोई भी देश जब इनका आयात कर रहा है रेशम का, कपड़े का, तो कोई गरीब देश तो करेगा नहीं, तो ये इसीलिए समृद्ध समझा जाता था। दूसरा, अब इस आयात के बदले वो चांदी देता था या फिर सोने में कीमत अदा करता था। ठीक है, अब इससे हुआ ये जापान पर कि उसकी अर्थव्यवस्था जो थी वो थोड़ी गड़बड़ाने लगी इस वजह से। ठीक है, फिर इसने क्या किया कि क्योतो में निशिजन जो कि बस्ती थी, क्योतो में निशिजन में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी उसने कदम उठाए और फिर रेशम का आयात उसने कम करना शुरू कर दिया। यानी कि जब पहले ये रेशम का आयात करता था ना चाइना से जापान, ठीक है,
तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। अब दिक्कत हुई तो उसने पश्चिमी जो अवधारणा अपना रखी थी ना कि हम अपनी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन खुद निकालेंगे, तो अब उसने क्या किया, निषिजन में रेशम उद्योग लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, अब मुद्रा का इस्तेमाल बढ़ता चला गया क्योंकि बाहर तो जा नहीं रही, तो इससे क्या हुआ, चावल के शेयर बाजार का निर्माण हुआ, अन्य विकास दिखने लगे, जो अर्थतंत्र था यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन वो और ज़्यादा बढ़ने लगे। साथ ही पौराणिक कथाओं के अनुसार जापान और उसके द्वीपों को भगवान ने बनाया है और वहाँ के जो शासक हैं वो सूर्य देवी के उत्तराधिकारी हैं, ये भी बताया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट था आपका आसान तरीके से। चलिए अगला देखते हैं कि डिस्कस द रीजन वाई जापान वाज कंसिडर्ड द प्रोस्पर्स कंट्री। तो कैसे होता है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बाशिंदों को उनकी जमीन से बेदखल करने के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। ठीक है, तो कौन कौन से कारण थे जिसके हिसाब से इनको हटाया गया, तो हमें बेदखल करने के तरीके बता देने। तो तरीके क्या बताएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों को विस्तार करना शुरू किया। आपको पता है कि 18वीं सेंचुरी में जब ये अस्तित्व में आया था तब छोटा था, फिर इसने अपने बस्तियों का जो विस्तार था वो इतने से इतना, फिर इतने से इतना, इतना इसने करना शुरू कर दिया। अब किया इसने ये कैसे किया, तो विस्तार करने के लिए पहले तो ये जमीन की जो बिक्री के समझौते होते थे उन पर मूल निवासियों के दस्तखत करवा लेते थे, और नहीं करते थे तो जबरदस्ती करते थे। और कई बार तो ये चाल खेलते थे। क्या चाल खेलते थे कि जमीनों के बदले कीमत कम देते थे या फिर धोखे से उनकी जमीन को हड़प लेते थे, है ना। एक कबीला था चिरोकी कबीला, इस कबीले को खरीदने के लिए अमेरिका को अपनी फौज तक लगानी पड़ी थी, इतने हठी होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद चलो कई बार अमेरिका जो था वो ये देखता था कि कुछ लोग जो है विरोध ज़्यादा कर रहे हैं, तो चलो इन्हें स्थायी तौर पे ज़मीन दे देते हैं, तो वो दे देते थे ऐसे मूल निवासियों को। लेकिन अगर उन्हें गलती से ये पता चल गया कि हमने ये जो ज़मीन दी है ना, यहाँ पे ज़मीन के अंदर सीसा खनिज है, सोना है, तेल है या फिर कोई अन्य खनिज है, भगा देते उनको, चलो भागो अब हम यहाँ पे फिर से खुदाई करेंगे। बस यही चीज़ था। साथ ही मूल निवासियों को कैद करके बंद रखा जाता था जिसे रिजर्वेशन कहते थे। ओके, तो ये चीज़ें थी। आगे समझ में। अभी एग्जांपल में इंग्लिश में आ जाता है कि व्हाट वर द रीजंस रिस्पांसिबल फॉर द इवेक्शन ऑफ ओरिजिनल इन्वेटेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम देयर लैंड। तो क्यों था, यहां से पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन में 25, विजित लोगों को अपने नवीन न्यायावश शासकों से कोई लगाव नहीं था, स्पष्ट कीजिए क्यों। अर्थात विजित लोगों को अपने नवीन न्यायावश जो शासक थे इनसे कोई लगाव नहीं था, आप ये क्यों कह सकते हैं। तो लिखेंगे, देखिए हुआ ये था कि 13वीं शताब्दी के पूर्वोत्तर में युद्ध जो हुए तो इसने बहुत सारे नगरों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, बहुत सारे नगरों को नष्ट कर दिया, किसी के योग्य जो भूमि थी वो नष्ट हो गई, व्यापार एकदम चपेट में आ गया युद्ध की वजह से, दस्तकारिता जो होती है जैसे कपड़े की रंगाई, बुनाई, औजार वगैरह बनाना, ये सभी नष्ट होते चले गए, ये अस्त व्यस्त हो गए, कमजोर पड़ गए। ठीक है, और इस युद्ध में सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे, कहीं अधिक तो दास बना के यहाँ से लेके चले गए थे। संभ्रांत लोगों से कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्ट मिला। युद्ध में ऐसा ही नहीं कि केवल छोटे कृषकों को, बल्कि बड़े बड़े जो कृषक थे उनको भी कष्टों का सामना करना पड़ा। ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरें नियमित रूप से मरम्मत कार्य के लिए अब संभव नहीं हो पाई थी। नहरों की मरम्मत ना होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा था, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक विनाश हुआ। यानी कि जब नहर की मरम्मत नहीं हुई, पानी नहीं मिला, तो सूखा पड़ने लगा। ठीक है, ये चीजें होनी थी। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग की व्यापार जो था भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह अब व्यापार मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। ठीक है, तो इन सभी की वजह से जो विजित लोग थे उन्हें अपने यायावर साम्राज्य शासक बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, द कॉन्कर्ड पीपल हैड नो अटैचमेंट टू देयर न्यू नोमैडिक रूलर्स, एक्सप्लेन व्हाई। तो क्यों होता है ऐसा, सब कुछ आपके सामने दिया गया है, सारे के सारे पॉइंट आप यहां से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक, यानी कि सामंतवाद ने आर्थिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी अपना अधिकार कर लिया था। समझाइए कैसे। तो पहले तो हम करेंगे इसकी एक क्या बोलते हैं भूमिका। तो भूमिका में क्या लिखेंगे, सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो सामंतों और कृषकों के संबंध पर आधारित है। उसके बाद तीसरा, कृषक जो थे वो अपने खेतों के साथ साथ
लॉर्ड के खेतों पर भी कार्य करते थे। जैसे दो तरह के किसान देखे थे ना हमने, एक सर्फ यानी कि कृषिदास और एक स्वतंत्र वाले। तो कुछ कृषक स्वतंत्र वाले लॉर्ड के खेतों पे काम करते थे कुछ कुछ टाइम के लिए, और कृषिदास को हमेशा के लिए करना पड़ता था। फिर कृषक लॉर्ड को श्रम की बात आती है, तो कृषक जो थे ये लॉर्ड को श्रम प्रदान करते थे, सेवा प्रदान करते थे, और बदले में लॉर्ड उन्हें सैनिक सुरक्षा दिया करते थे। इसी के साथ लॉर्ड जो थे, लॉर्ड के कृषकों पर न्यायिक अधिकार भी होते थे। स्वतंत्र किसान की बात आती है, भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे, श्रम अधिदेश टैली नामक कर, कुछ ही बातें आ जाएंगी। फिर कृषिदास की बात आती है कि लॉर्ड के स्वामित्व वाली भूमि पर इन कृषिदासों को काम करना पड़ता था, कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। ठीक है, लॉर्ड की आज्ञा के बिना ये जागे नहीं छोड़ सकते थे। विवाह संबंध में लॉर्ड का नियंत्रण होता था, अगर पसंद से विवाह करना था तो कुछ पैसे देने पड़ते थे, अब पैसे आएंगे कहाँ से। आर्थिक संदर्भ की बात रही तो सामंतवाद एक तरह से कृषि उत्पादन को इंगित करता है, कुछ ही बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली सही अपना अधिकार कर रखा था। चलिए इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। फ्यूडलिज्म टुक ओवर नॉट ओनली द इकोनॉमिक बट ऑल्सो द सोशली एंड पॉलिटिकली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो देख लेते हैं, ये रहा आपका एक्चुअल में पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 27, और ये जो आपको दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये दो क्वेश्चन मिला के 8 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनेगा? इटली की वास्तुकला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और इस्लाम की वास्तुकला की विशेषताओं को समझाइए। तो दोनों इक्वली मिलाकर 8 नंबर में भी आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो इटली की वास्तुकला और इस्लाम की वास्तुकला। चलिए सबसे पहले आते हैं इटली की वास्तुकला पर। तो क्या कहा गया है, देखो, लगभग 15वीं शताब्दी में रोम के शहर के पुनरुद्धार के साथ इतालवी वास्तुकला विकसित हुई। अर्थात 15th सेंचुरी में रोम जो था ये बेसिकली इसका पुनरुद्धार हुआ। ठीक है, और इसी वजह से इतालवी वास्तुकला विकसित हुई। ठीक है, रोम के खंडहरों को पुरातत्वविदों ने सावधानी पूर्वक खुदाई की। ठीक है, इसने वास्तुकला में एक नई शैली को प्रेरित किया। ठीक है, शाही, जिसे बोला गया शाही रोमन शैली का पुनरुद्धार, जिसे शास्त्रीय शैली भी कहा गया था। ठीक है, तो शास्त्रीय शैली क्या होगी पता समझ में आ गया। अब इस शैली के जो वास्तुकार थे, तो शास्त्रीय वास्तुकारों ने इमारतों को चित्रों, इमारतों को मूर्तियों, इमारतों को विभिन्न प्रकार की आकृतियों से सजाना शुरू कर दिया। 15वीं शताब्दी में रोम नगर बहुत ही अत्यंत और भव्य लगने लगा था। यहाँ अनेक भव्य भवन, इमारत, इसका निर्माण हुआ था। इटली की वास्तुकला के प्रारूप हमें गिरजाघरों में, राजमहल में और किले के रूप में दिखाई देते हैं। इटली की वास्तुकला में जो क्या नाम है, गुम्बद वगैरह थे, ये गोलाकार होते थे। भवनों में भीती सजावट होती थी, गोल मेहराबदार दरवाजे होते थे। ठीक है, अब इसी के आगे बात आती है इस्लामी वास्तुकला की। तो ये कैसी थी? तो इस्लामी वास्तुकला ने इमारतों, भवनों और मस्जिदों की सजावट के लिए किसका उपयोग किया था? ज्यामितीय नक्शों और पत्थर में पच्चीकारी का। ठीक है, इस्लामी वास्तुकला में धार्मिक इमारतें जो थी वो सबसे बड़ी इनकी बाहरी प्रतीक थी। इस्लामी वास्तुकला इस काल में अपने चरम सीमा पर थी। स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक की जितनी भी मस्जिदें, जितने भी तीर्थ स्थल इस्लाम में होते थे, मकबरे होते थे, वो एक ही मूल डिजाइन में बनते थे। जैसे पहले तो एक मेहराब होगी, फिर एक गुंबद होगा, मीनारें होंगी, खुले आंगन दिखाई दिए जाएंगे, और मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यावहारिक जरूरतों को व्यक्त किया जाता था इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद विशाल भवनों में वल्लभ के आकार के गुंबद होते थे, छोटी मीनारें होती थी, घोड़ों के खुरों के आकार के मेहराब होते थे, मरोड़दार यानी कि घुमावदार खंभे होते थे, कुछ कुछ ऐसी चीजें। ऊंची मीनारें और खुले आंगन का प्रयोग इस्लामी वास्तुकला के भवनों में देखा जाता है ज्यादातर। ओके बच्चों, तो इटली की वास्तुकला एंड इस्लाम की वास्तुकला आ गया समझ। इंग्लिश में मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इटली। तो आर्किटेक्चर इटली का कैसा था और इस्लाम का कैसा था। तो इटली के बारे में आप पहले यहाँ से पॉइंट पढ़ लीजिए सारे के सारे। उसके बाद में फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इस्लामिक के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके वेल, यहाँ पे हमारा एंड हो चुका है सेक्शन नंबर बी, जिसमें 3 नंबर के हमने टोटल 6 चॉइस मिला दें तो 8 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिए। ठीक है, और मैं आपसे फिर से कहता हूँ बच्चों कि अगर आपको सैंपल पेपर नंबर 7 की वीडियो चाहिए, ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 7 की कल सुबह 10 बजे, तो सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के नीचे कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो यस सर हमें चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो अगला है
खंड सी, ठीक है, जो कि हमारा 24 नंबर का है, क्योंकि इसमें 8 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चन है। तो ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों, और ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के, बड़े ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जापान और चीन ने आजाद और आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए बिल्कुल अलग अलग राहें अपनाई थी, विस्तार से समझाइए। यानी कि जापान और चाइना ने आज़ादी के लिए और अपने आप को डेवलप कंट्री बनाने के लिए जो रास्ते अपनाए वो बिल्कुल अलग अलग थे, समझाइए कैसे। तो आ जाइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जापान ने राष्ट्र बनने के लिए, आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए, आज़ादी के लिए क्या कदम उठाया। सबसे पहला, जापान ने अपनी आज़ादी को बनाए रखने में ये सफल हुआ, ठीक है, और इसने अपना जो पारंपरिक हुनर था, अपनी जो प्रथाएं थी, इसमें देखा कि पुराने तरीके काम में नहीं आ रहे हैं, तो नए तरीकों से इसने काम शुरू कर दिया, ठीक है। अब नए तरीकों में क्या किया इसने, जो कुलीन वर्ग था, यानी कि जब आज़ादी प्राप्त की जापान ने, कुलीन वर्ग यानी कि बड़े बड़े अमीरों से, ठीक है, तो जापान की सरकार ने अमीर वर्ग के साथ में अपने संबंध स्थापित किए, ठीक है, उनको बुलाए, मीटिंग्स की, और फिर उन्हीं के नेतृत्व में एक आधुनिकीकरण को जन्म दिया, जिससे कि राष्ट्रवाद की भावना और विकसित हुई। उसके बाद जापान ने पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों की नकल ये की कि वो अपनी समस्याओं का हल अब खुद ढूंढने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे जापान ने कुछ नए और रचनात्मक तरीके भी इस्तेमाल किए, जैसे कि उन्होंने नई विद्यालय व्यवस्था लागू की, सम्राट के प्रति वफादारी को और ज़्यादा मजबूत बनाया, नैतिक शास्त्र को पढ़ना अनिवार्य बना दिया, निष्ठावान नागरिक का निर्माण कर दिया, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहीं पे हम बात करेंगे शिक्षा प्रणाली की। तो क्या बोलेंगे, जापान ने लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया, पढ़ाई की फीस बहुत कम कर दी, आधुनिक विचारों पर जोर देना शुरू कर दिया, राज्य के प्रति निष्ठा और जापान के इतिहास को अध्ययन पर जोर दिया गया, ठीक है। तो सारी चीजें हो गई। अब बारी आई थी, सरकार ने फुकोकु क्योहो की नीति को अपनाया, समृद्ध देश मजबूत सेना। तो इसके तहत क्या किया था जापान ने कि पूरे जापान के कुछ ऐसे नागरिकों को चुना जो सेना में भर्ती हो सके, तो सैनिक तौर पर मजबूत हुआ, ठीक है। साथ ही इसने इस नारे के साथ में एक नई नीति का ऐलान किया, जिसके लिए उन्होंने जनता के बीच राष्ट्र भावना का निर्माण करने की बात करी, ठीक है। फिर व्यापार की बात आ जाती है, तो जापान को अमीर देश समझा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जापान चाइना से रेशम का, भारत से कपड़े जैसी वस्तुओं का आयात करता था, और इसके बदले में क्या बेसिकली चुकाता था धन, तो वो था चांदी, ठीक है, चांदी चुकाता था, सोना चुकाता था, इसी इसको अमीर देश माना जाता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जापान की ये रास्ते हो गए। बारी आती है कि चाइना ने क्या तरीके अपनाए, ठीक है, कि चाइना ने आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए क्या अपनाया। तो चाइना ने 1911 में मांचू साम्राज्य को समाप्त कर दिया, ठीक है। 1911 से पहले मांचू साम्राज्य था, सन्यात सेन के नेतृत्व में इस मांचू साम्राज्य को समाप्त करके नेतृत्व जो था, मतलब इनके नेतृत्व में, सन्यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना करी, ठीक है। अब गणतंत्र की स्थापना करी तो चाइना में पश्चिमी और जापानी साम्राज्यवाद ने एक राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का माहौल बना दिया। तीसरा, 19वीं और 20वीं शताब्दी में चाइना ने ये देखा जापान की तरह कि हमारी जो परंपराएं हैं शुरुआत से चली आ रही हैं विकास की, वो अब काम नहीं दे रही हैं। तो इन्होंने भी राष्ट्रीय एकता के लिए और अपने आप को विकसित करने के लिए नए रास्तों की शुरुआत की। अब नए रास्तों में इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को अधिकार देने का वादा किया, लोगों को सत्ता दिलाने की बात की, इनके सत्ता में भागीदारी की बात की, लेकिन वहीं ये चाहते थे कि केंद्र पूरे देश में राज करे, है ना। और भी एक दो पॉइंट है जिसे आप देख सकते हो, बाजार संबंधों को सुधारा, आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बने, फिर और भी एक दो पॉइंट है आपके यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत और भी इंपॉर्टेंट है, मेजी सरकार के द्वारा जापान के राष्ट्र के एकीकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। तो मेजी सरकार ने राष्ट्र के एकीकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे, तो आ जाइए देखते हैं भाई। तो मेजी सरकार के द्वारा राष्ट्र के एकीकरण के लिए उठाए गए कदम, सबसे पहला, मेजी सरकार ने पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमा को बदला और एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। अब इसके तहत उन्होंने क्या किया, इसके तहत उन्होंने एक आधुनिक सैन्य बल तैयार कर दिया, एक सेना का बल तैयार किया गया। और क्या कहा गया इसमें ये कहा गया कि 20 साल से अधिक उम्र के जापान के हर एक घर के नौजवान के लिए सेना में कुछ टाइम पीरियड के लिए, 2, 4, 5 साल, कितना भी टाइम पीरियड हो, उस टाइम पीरियड के लिए सेना में उन्हें सेवा देना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो एक सैनिक बल बना दिया उन्होंने। दूसरा,
कानूनी व्यवस्था बनाई। कैसी कानूनी व्यवस्था? इन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि राजनीतिक गुटों के गठन को देख सके, यानी कि एक ऐसी कानूनी व्यवस्था बनाई जो कि राजनीतिक गुटों को देख सके, कहीं वो भ्रष्टाचार तो नहीं कर रही हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही, इसको देख सके, उनके काम पे नजर रखे, ऐसी कानूनी व्यवस्था बनाई। ठीक है, साथ ही बैठकें बुलाने पर नियंत्रण रख सके, सख्त सेंसर व्यवस्था लागू कर सके, कोई भी किसी को बेसिकली ऑब्लिगेशन ज्यादा खतरनाक ना लगा सके, इस प्रकार से। ठीक है, सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया। मेजियो ने क्या किया कि सेना को और नौकरशाही को सम्राट के निर्देशों में रखा, यानी कि संविधान बनने के बावजूद भी यह दो गुट अभी भी सरकार के नियंत्रण में ही रहे थे। लोकतांत्रिक संविधान, आधुनिक सेना, इन दो अलग अलग आदर्शों को महत्व देने के, मतलब एक तो लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना, इसके अलग अलग परिणाम निकल के आए। चीन और रूस के साथ में जंग हुई, दोनों में ही जापान विजयी रहा। जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया और उसने अपना औपनिवेशिक साम्राज्यवाद कायम कर लिया, इस प्रकार से। ठीक है, तो राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, अब आप समझ गए। इंग्लिश में देख लेते हैं। तो जापान एंड चाइना फॉलोड कंप्लीटली डिफरेंट पैथ्स टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड मॉडर्न नेशंस। तो क्या क्या था उसने? तो सबसे पहले जापान की बात करते हैं। तो जापान ने ये कुछ तरीके अपनाए थे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर बारी आती है कि चाइना ने कौन कौन से तरीके अपनाए थे। तो चाइना ने यहाँ पे देखेंगे ये वाले तरीके अपनाए थे, अंडरलाइन तो करो सर, ये रहा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है चाइना के बारे में, काफ़ी छोटे ही हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय द मेजी गवर्नमेंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द नेशन। तो किस किस प्रकार से था, ये रहा देखो। तो कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए थे वो आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना बच्चों। 29 के अंदर आपका ना एक बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा। दोनों क्वेश्चन उसी टॉपिक के हैं। क्वेश्चन क्या है? ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद का वर्णन कीजिए और ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद को लेकर मार्टिन लूथर किंग के योगदान का वर्णन कीजिए और प्रोटेस्टेंट सुधारवाद की सफलता का वर्णन कीजिए। तो पूरा का पूरा टॉपिक क्या है? प्रोटेस्टेंट सुधारवाद की भूमिका, मतलब ये बना, ये उदय कैसे हुआ, इसके दौरान क्या हुआ और इसके परिणाम क्या निकले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद की। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है बच्चों कि लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास ये हुआ, 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दी के आसपास, कि उत्तरी यूरोप जैसे इटली, ठीक है, यहाँ के बहुत सारे विश्वविद्यालय, पादुआ, बोलोनिया, फ्लोरेंस, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय थे। तो इन विश्वविद्यालयों में जो मानवतावादी विचार थे ये बहुत तेजी से फैल रहे थे और इन्हीं मानवतावादी विचारों को आकर्षित किया ईसाइयों को। ठीक है, तो यहाँ पे उदय हुआ एक नया शब्द, ईसाई मानवतावादी। उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के, ठीक है, जो ईसाई चर्च के व्यक्ति थे, ऐसे बहुत सारे सदस्यों को अपनी तरफ आकर्षित किया। ये खुद नहीं गए बताने के लिए, बस विचार ही ऐसे थे कि ये आकर्षित हो गए। अब क्या विचार थे? विचार मानवतावादियों का ये था कि हमें, यानी कि ईसाइयों को, पुराने धर्म ग्रंथ में बताए गए जो तरीके हैं उसी हिसाब से धर्म का पालन करना चाहिए, ना कि इन चर्च के जो पोप हैं इनके कर्मकांडियों को हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसे त्यागना होगा। उसके बाद यहाँ पे ये कहा गया कि ईसाई मानवतावादी, तुम अपने ईश्वर में विश्वास रखो, ठीक है, क्योंकि तुम ईश्वर को मनुष्य बताते हो, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आजादी है और मनुष्य को अपनी खुशी इसी वर्तमान विश्व में ढूंढनी चाहिए, ऐसा कहा गया। ठीक है, अब जब ये बातें हुई तो कुछ व्यक्तियों की बातें निकल के आई, जैसे कि ईसाई मानवतावादी इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेम्स, इनका यह मानना था, इरेस्मस की चर्च जो है वो बहुत ही लालची है और साधारण लोगों को बात बात पर लूटने वाली संस्था है। अब इसके बारे में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज के बारे में। क्या कहते हैं? कि पादरियों का लोगों से धन ठगने का बहुत आसान तरीका सा पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज, क्योंकि इसमें यह कहा गया कि आप चाहे इतना छोटा पाप करो, आप चाहे इतना छोटा पाप करो, आप चाहे इतना बड़ा पाप कर दो, सबकी सजा माफ हो सकती है इस पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज के माध्यम से, जबकि ऐसा था कुछ नहीं। संभवतः ईसाई, अच्छा ये आप पॉइंट याद नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बस आप इतना याद कर लेना इन 5 पॉइंट को। ठीक है, हालांकि मैं आपको समझा जरूर देता हूं। लिखा हुआ है कि प्रथम ईसाई रोमन सम्राट, जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन,
इनके द्वारा ये जो पाप स्वीकारोक्ति वगैरह या फिर नई न्याय वगैरह की वित्तीय की जो व्यवस्था थी ये लागू की गई थी। तो मानवतावादी विद्वान पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं अरे ये जो सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, इसने तो इसको जल्दबाजी में तैयार किया था और ये उस समय राजा की खुशी का कारण था, इसीलिए हम इसको नहीं मानते हैं। ईसाई मानवतावादी विद्वान ऐसा कहते थे। ठीक है, तो ये हो गया इनका कॉन्फ्लिक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मार्टिन लूथर किंग का योगदान और परिणाम। तो प्रोटेस्टेंट सुधारवाद में मार्टिन लूथर किंग का क्या योगदान था? सबसे पहले 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर किंग, इन्होंने जो कैथोलिक चर्च था इसके विरुद्ध एक अभियान छेड़ दिया। अब अभियान क्यों छेड़ा, आंदोलन क्यों किया? आंदोलन इसलिए किया क्योंकि वो कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर के साथ संपर्क साधने के लिए किसी पादरी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि हमें अपने ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि केवल हमारा विश्वास ही हमें एक सम्यक जीवन को ले जा सकता है और स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। ठीक है, तब इस आंदोलन को नाम दिया गया था बच्चों प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का। ठीक है, अब जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो आंदोलन की सफलता का एक चरण तो यहां पे पूरा हो गया कि आंदोलन के शुरू होते ही जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ठीक है, यूरोप की कंट्रीज जर्मनी, स्विट्जरलैंड ने चर्च के पोप और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध ही समाप्त कर दिए। ठीक है, तो पहली सफलता तो यहाँ किसकी यही हो गई। और भी कुछ सफलताएं आ जाती हैं, जैसे आप यहां से पढ़ सकते हैं कि यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह, जैसे कि अभी हमने फ्रांस की, जर्मनी, स्विट्जरलैंड की बात की थी, उसी तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने क्या किया कि जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सुधारवाद के लोग थे, उनसे ये कहा देखो हम तुम्हारे इस प्रोटेस्ट को मानते हैं और तुम अब जाओ अपने हिसाब से अपनी उपासना कर सकते हो, तुम्हें छूट है इस बात की। ठीक है, डर गए, ऐसा हुआ। उसके बाद इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ दिए। अब सिंपल सी बात है भाई, जनता जिसे पसंद नहीं करती है, शासक उसके साथ में रिलेशन रखेगा, संबंध रखेगा, तो क्या शासक को गद्दी से नहीं हटा दिया जाएगा, उसे भी हटा दिया जाएगा, उसका विरोध होगा। तो भाई शासक पहले सचेत हो गए, उन्होंने पोप से अपने संबंध ही तोड़ दिए, जाओ। अब चर्च के प्रमुख कौन बने? तो राजा और रानी बन गए। ठीक है, कैथोलिक चर्च ने स्पेन और इटली में पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया, कैथोलिक चर्च ने। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आती है, स्पेन में जो प्रोटेस्टेंट लोग थे जो संघर्ष कर रहे थे, इनके संघर्ष को देखते हुए इग्नाशियस लोयोला, ठीक है, ये एक व्यक्ति हैं इग्नाशियस लोयोला, इन्होंने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक की संस्था की स्थापना कर दी और इसके अनुयायी बने जेसुइट। अब ये जेसुइट क्या करते थे? तो इनका मेन कर्तव्य ये था कि निर्धनों की सेवा करें, दूसरी संस्कृति के बारे में जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, कुछ अन्य जन्म सुधारक भी आए जिसका नाम था एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय के नेता। ठीक है, उन्होंने मोक्ष के विचार को हर तरह के सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया। उनका कहना था क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसीलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, ये चीजें थी। ओके, वेल 5 से 7 मिनट के अंदर आपका ये जो टॉपिक था प्रोटेस्टेंट सुधारवाद वाला, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश में आपको ये सुधारवाद है ना, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, इसके बारे में बात करनी थी। तो डिबेट क्या थी अंडर क्रिश्चियनिटी, तो डिबेट क्या रही थी उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये रही आपकी डिबेट। फिर मार्टिन लूथर किंग का यहाँ पे क्या योगदान आता है तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद में फिर सक्सेस क्या रही इसकी, तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब है क्वेश्चन नंबर 30, बड़े ध्यान से पढ़ना बच्चों। क्वेश्चन क्या है? यद्यपि यायावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत ही भिन्न थे। कैसे? क्योंकि यायावर देखे जाए तो कुछ पशुपालक थे, कुछ शिकारी थे, तो कुछ के पास में कृषि करने का ऑप्शन तो था लेकिन वो करते नहीं थे। पर ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे, यानी कि ये दोनों जुड़े हुए एक ही से थे। कथन के संबंध में मंगोल और मध्य एशिया के यायावरों के व्यापार तथा वस्तु विनिर्माण को बताइए, यानी कि मंगोलों का और यायावर के जो व्यापार है मध्य एशिया का, इसको आपको समझाना है। तो आ जाइए देखते हैं। तो आंसर यहाँ से देखेंगे बच्चों। देखिए टाइम ऑलरेडी आपका ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। वास्तव में स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को
व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी देश जिसका नाम था चाइना, इसके साथ जो इसके स्थायी निवासी थे इनके साथ में व्यापार करना पड़ता था। ठीक है, जो कि दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होता था। यायावर कबीले, खेती होती थी इनके पास में, तो खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे को उपकरण को लेके पहुंच जाते थे चाइना, और चाइना से ये लोग घोड़े, ठीक है, स्टेपी में पकड़े गए शिकार इनको ले आते थे। तो अपने यहाँ से ले गए खेती के उत्पाद और लोहे के उपकरण, और चाइना से ले आए इन चीजों को। उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफी तनाव का सामना करना पड़ता था। क्यों भाई? क्योंकि हर एक व्यापार में लगा हुआ व्यक्ति वो अपना ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, जिसके लिए वो सैनिक कार्रवाई करने में नहीं चूकता था। जब मंगोलों के लोगों के साथ मिलकर व्यापार करते थे, ठीक है, जब मंगोल जो थे ये कबीलाई लोगों के साथ में, चाइना के कबीलाई लोगों के साथ में व्यापार करते थे, तो वे अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर कर देते थे। कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने लगते थे। यायावर लूटपाट संघर्ष क्षेत्र से दूर भाग जाते थे, जिससे उन्हें बहुत कम हानि होती थी। ठीक है, अब इसीलिए बेसिकली चाइना ने महान दीवार का निर्माण कराया था इनके आक्रमण से बचने के लिए, रक्षा के कवच के रूप में, है ना। ये पॉइंट है आपका। तो 7 पॉइंट थे टोटल, आपको इस प्रकार से लिखना था। ओके, अब इसकी हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। चंगेज खान का ये विचार था कि उसके पुत्र जो हैं, 3-4 पुत्र जो हैं, वो परस्पर मिलकर इस मंगोल साम्राज्य का शासन करेंगे। कथन के संदर्भ में उनके बेटों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार कैसे किया गया ये समझाइए। तो देखते हैं भाई उनके बेटों ने कैसे विस्तार किया। तो टोटल यहाँ पे हैं उसके कुछ 4 बेटे, ठीक है, चंगेज खान के। अब हर एक बेटे के बारे में आपको ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चंगेज खान के सबसे बड़े बेटे जोची पुत्र के बारे में, ठीक है। जोची पुत्र रूसी स्टेपी प्रदेश इसे मिला मृत्यु के बाद में उसकी, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा उलुस ये निर्धारित नहीं थी, यानी कि उसकी लास्ट सीमा क्या है ये निर्धारित नहीं थी। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक उसने किया, जहां तक उसके घोड़े शिक्षा पूर्वक भ्रमण कर सकते थे, बस, ज्यादा नहीं। दूसरा पुत्र था चगताई, तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र मिला इसको, ठीक है, और उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था, किसके? जोची से। संभवतः वह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया होगा वैसे वैसे यह अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित होता गया होगा। तीसरा पुत्र था ओगोदोई। चंगेज खान ने यह संकेत किया था कि जो उसका उत्तराधिकारी होगा और महान खान की जिसे उपाधि दी जाएगी वो रहेगा उसका तीसरा बेटा ओगोदोई, ठीक है, और राज्याभिषेक के बाद में उसे मिलेगी राजधानी काराकोरम। सबसे छोटा पुत्र था तोले, पैतृक भूमि मंगोलिया से प्राप्त किया उसने। निष्कर्ष क्या निकल के आया? चंगेज खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलकर साम्राज्य का शासन करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियां, जैसे तामा बोलते हैं, इसका निर्धारित किया, जो प्रत्येक उलूस में तैनात होंगे राज्य की सीमाओं पर। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद यानी कि किरिलताई में होता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियान, लूट के माल का बंटवारा, चरागाह भूमि, उत्तराधिकारी आदि समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, चंगेज खान के बेटे के द्वारा क्या किया गया था। और इंग्लिश में देखते हैं तो क्वेश्चन अब आप यहाँ से पढ़ लो पहला वाला, ठीक है, और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शुरू करना है, ठीक है। और एंडिंग कैसे करनी है? तो पहले तो मिडल जाएगा ना, शुरुआत के बाद तो मिडल होगा, है ना, उसके बाद में आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप इसे यहाँ पे पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। फिर कि इसके जो बेटे थे चंगेज खान के, उन्होंने इस अंपायर को कैसे और एक्सपेंशन किया वो यहाँ से पढ़ सकते हो आप अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की। सेक्शन नंबर डी है और ये है हमारा स्रोत आधारित वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया गया बच्चों, पहला स्रोत वाशिंगटन इरविंग के बारे में, वाशिंगटन इरविंग के बारे में। अब आप इसे पढ़ें क्या एक बार? नहीं पढ़ते नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर एक बार पढ़ ही लेते हैं क्योंकि पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है इसके अंतर्गत, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है। जिन इंडियंस की असली जिंदगी को देखने का वॉशिंगटन इरविंग को मौका मिला वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से बहुत अलग थे। सच यह है कि गोरे लोगों जिनकी नीयत पर वे भरोसा भी नहीं करते थे और जिनकी भाषा भी वे नहीं समझते थे, उनकी संगत में रहने पर वे काफी कम बोलते थे
पर परिस्थितियां वैसी ही हों तो गोरा आदमी भी कहीं उन्हीं तरह अल्पभाषी हो जाता है। ये इंडियंस जब अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने के उस्ताद में साबित होते हैं और गोरों की नकल उतार कर अपना खूब मनोरंजन भी करते हैं। वही गोरे जो ये समझते हैं कि इंडियंस को वे अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव से ओतप्रोत कर चुके हैं। कुछ ये बातें हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। लेखक ने इंडियंस की जिंदगी के बारे में क्या बताया? तो बस इंडियंस की जिंदगी के बारे में कविता में जो बोला गया था वो उससे अलग थे। इंडियंस गोरों की भाषा नहीं समझ पाते थे, गोरों के सामने कम बोलते थे और जब अपनों के बीच में होते थे तो उनकी नकल उतारते थे। मूल्यवासियों की परंपरा की क्या विशेषताएं होती थी? एक सेकंड, ये तो अगला क्वेश्चन हो गया, चलिए कोई नहीं। मूल्यवासियों की परंपरा की विशेषताएं क्या होती थी? तो मूल्यवासी जो होते थे अमेरिका के, ये अपनी जमीन पर कभी भी मालिकाना हक नहीं जमाते थे। जमीन से ये उतना ही उगाते थे जितना खा सकते थे। ये धरती पड़ सकते थे, जैसे जलवायु, तूफान, वर्षा, भूकंप, इसका पहले अंदाजा लगा लेते थे। भाषाएं तो बहुत बोलते थे, लेकिन एक भी नहीं गई थी। ठीक है। उपहार के आदान प्रदान से इनको अपनी जरूरत का सामान मिल जाता था। ठीक है, एक नंबर का। अगला ये है, यूरोपीय लोगों के उत्तरी अमेरिकी लोगों के बारे में क्या विचार थे, यानी कि मूल बाशिंदों के प्रति। तो यूरोपीय लोग मूल बाशिंदों को क्या कहते थे? ये लोग आलसी हैं, ये लोग बाजार के लिए उत्पादन नहीं करते हैं, ये शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अंग्रेजी सीखना, ढंग के कपड़े पहनना, जिसका मतलब था यूरोपीय कपड़े पहनना, इनको ये तक नहीं आता है। कुल मिला के यूरोपीय लोग ये कहते थे कि अमेरिकी ये जो मूल्यवासी हैं, ये मर खपने के लायक है, इनको बेधड़क यहाँ से दखल करो, दखल अंदाजी हटाओ, यहाँ से हम कब्जा करेंगे अब यहाँ पे, ऐसा कुछ बोलते थे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगला है क्या कि वाशिंगटन इरविंग के बारे में इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो टॉपिक आपका ये है और पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाते हैं। रही बात क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, अगले दो क्वेश्चन आपके यहाँ से ये रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया और अगले दो क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला टॉपिक है रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियां। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया गया है। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोम के ऊंचे घरानों में प्रत्येक के पास अपने आप में सब कुछ मौजूद था जो एक मध्यम आकार के शहरों में हो सकता था। एक घुड़दौड़ का मैदान, हिप्पोड्रम, अनेक मंच मंदिर, फव्वारे, विभिन्न प्रकार के लम्पशार। बहुत से रोमन परिवारों को बहुत सारी संपत्ति होती थी प्रतिवर्ष, जैसे कि 4000 पाउंड सोने की आय। ठीक है, जिसमें अनाज, शराब, अन्य उपज तो शामिल ही नहीं थी। इसके अलावा संपत्ति उन्हें इतनी मिलती थी। इन उपज को बेचने पर सोने में उन्हें आय प्राप्त होती थी। 1/3 के बराबर उनकी आमदनी हो सकती थी। रोम के द्वितीय श्रेणी के परिवारों को 100 से लेकर 1500 तक पाउंड की उन्हें बेसिकली वो होती थी आमदनी। क्वेश्चन क्या बनते हैं? हिप्पोड्रम का क्या अर्थ है? हिप्पोड्रम का अर्थ है एक घुड़दौड़ का मैदान। तो कहाँ हिप्पोड्रम? हिप्पोड्रम ये रहा। ठीक है। दूसरा, रोम के द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय कितनी थी? तो द्वितीय श्रेणी की परिवारों की आय थी 1000 से 1500 पाउंड। ठीक है, 1000 से 1500 पाउंड। परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी में व्यापार में क्या परिवर्तन हुआ था? तो क्या परिवर्तन हुआ था? हुआ ये था कि रोमन साम्राज्य में जो अंगूरी शराब, जो जैतून के तेल, इसके पहले प्रमुख निर्यातक थे भूमध्य सागर के बाजार और अफ्रीका। ठीक है, लेकिन 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास ये बदला। अब व्यापार के लिए अफ्रीका और भूमध्य सागरीय बाजार हो गए कम, क्योंकि एगियन, दक्षिणी एशिया जिसमें माइनर तुर्की आता है, सीरिया, फिलिस्तीनी आते हैं, यहां से अब अंगूरी शराब और जैतून के तेल का व्यापार ज्यादा होने लगा था। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप इसको समझ सकते हो, है ना। तो ये हो गया आपका। आगे आता है इंग्लिश मीडियम में कि क्या नाम है, इमिनेट्स दी रोमन अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है सारा पॉइंट, आप यहाँ से पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, व्हाट डज द हिप्पोड्रम मीन? तो हिप्पोड्रम का क्या अर्थ होता है, क्या नहीं है, क्या है और क्या है। सर जी क्या है बहुत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है जेफरी चासर द कैंटरबरी टेल्स। तो ये काव्य है बेसिकली। अब कविता है तो बच्चों का ध्यान नहीं जाएगा कि काव्य से भी कहीं आ सकता है क्या, बट आ सकता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इंग्लैंड के प्रत्येक प्रांत से कैंटरबरी की अपनी यात्रा पर कौन से लोग निकल पड़े थे। ठीक है, तो कौन से लोग यहाँ पे निकल पड़े थे देखेंगे, एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, भिक्षु निकल पड़े थे। तो ये हो गए भिक्षु। घुमक्कड़ भिक्षु कौन थे? तो दूर दूर तक
विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने वालों को घुमक्कड़ भिक्षु बोलते थे। ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उसके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, परंतु उसकी तिथि निश्चित नहीं थी। ऐसा क्यों? यानी कि ईस्टर जो है वो ईसा के शूलारोपण को पुनर्जीवित होने का प्रतीक है, लेकिन इसकी डेट क्यों डिसाइड नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसने चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्योहार का स्थान लिया था, जो कि लंबी सर्दी के पश्चात वसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। अब उसका स्थान ले लिया है तो एक डेट इसकी थी नहीं, इसीलिए। समझ गए? तो ये हो गया आपका। अब इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे तो ये रहा आपका सोर्स बेस्ड, ठीक है, और ये आपके तीनों के तीनों क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ठीक है बच्चों, चलिए 1 घंटा हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है सेक्शन नंबर ए, यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, और ये है मैप का। अब देखो बच्चों, मैंने आपको कई बार बोला है कि पेपर में आपका मैप जो है इस प्रकार से आएगा। ठीक है, मैप आपका इस प्रकार से आएगा कि आपको 3 जगह दे दी जाएंगे, जैसे कि वेनिस कहाँ पे है। ठीक है, तो वेनिस अगर आप इस मैप में देखेंगे तो इस वाली जगह पे आपको कहीं पे दिखेगा। तो वेनिस कहाँ पे है? ये देखो, ये रहा आपका यहाँ पे वेनिस। ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये वाला, यहाँ पे आपका वेनिस है। ठीक है, जहाँ पे एरो जा रहा है। तो एक वेनिस जीवांत शहर मिलेगा आपको। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भूमध्य सागर वगैरह कहाँ है, तो कई प्रकार के महासागर हैं, तो भूमध्य सागर कहाँ है? उसी के बीच में आ जाता है। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर ही है। ठीक है, फिर तीसरा क्या था कि गौल रोमन प्रांत का एक प्रांत है, रोमन साम्राज्य का। तो गौल कहाँ पे है? इसी एरिया में यहाँ पे गौल भी आ जाता है। तो गौल कहाँ है बच्चों? ये रहा आपका यहाँ पे गौल। मैं समझ सकता हूँ बच्चों कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपके लिए मैंने एक सेपरेट 20 मिनट की मैप की वीडियो बना रखी है, आप उस मैप की वीडियो को देख लो। ठीक है, डेफिनेटली आपके 5 मार्क्स में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो कैसे देखना कैसे है, आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, और यहाँ पे अभी वीडियो जब चल एंड होने वाली होगी ना 10-20 सेकंड पहले, तो यहाँ पे वीडियो आ जाएगी, देख लेना उसको। ठीक है, अब जैसे आपसे ये पूछा गया था कि अलास्का वगैरह कहाँ है, वह क्षेत्र जो आबादकारों के द्वारा 1867 में खरीदा गया था। ठीक है, वह क्षेत्र जो भूमि सेतु से एवनीज ऑस्ट्रेलिया आए थे। तो कहाँ से आए थे ऑस्ट्रेलिया? ये रहा ए, और ये क्या है? न्यू गिनी है। ये अलास्का है जो खरीदा गया था। बस यही चीजें आपकी। ठीक है, तो ये तो मैप हो गया आपका। अब यहाँ पे एक मैप देखिए मैंने जापान का ले रखा है। जापान के मैप की अगर आप प्रैक्टिस करो तो ध्यान से देखना, जापान में सबसे पहले तो आपके 4 द्वीप हैं। पहला है होन्शु, होकाइदो, होन्शु, शिकोकू और क्योशु। तो इसको हम नीचे से पढ़ते हैं कैसे? क्योशु, शिकोकू, होन्शु और होकाइदो। ठीक है, फिर जापान की राजधानी टोक्यो है, क्योतो है, हिरोशिमा है, नागासाकी, ऐसे पॉइंट है। आंसर कैसे? अब मैप की प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो सबसे पहले टॉप पे हमारा कौन सा ये द्वीप है? ये है होकाइदो। दूसरा क्या है? दूसरा जापान की राजधानी है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। उसके बाद चौथा क्या दिया हुआ है यहाँ पे? चौथा हिरोशिमा है, 5वां नागासाकी है, और ये जो आपको तीसरा दिख रहा है जिसके बारे में आपको मैंने बताया नहीं, तीसरा है आपका शंघाई। ठीक है, तीसरा ही आपका संघाई है, ऐसे करके। और इसी प्रकार से बच्चों, वो जो 20 मिनट की आपकी वीडियो है ना, उसमें बहुत अच्छे से मैंने मैप करवा रखा है। अगर आपको एक रिवीजन वीडियो चाहिए, अगर आपको मैप की एक रिवीजन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दो। रिवीजन की वीडियो चाहिए होगी तो बताओ फटाफट से कमेंट में, फिर हम फटाफट से वीडियो बना के लाते हैं आपके लिए। ठीक है, अगर चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे आई बटन में वो लिंक मिल जाएगी, इनफ है आपके लिए। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज के इस वीडियो में, या फिर यूं कहें कि आज के इस 1 घंटे के महा एपिसोड में क्लास 11th के अपने हिस्ट्री यानी इतिहास के फाइनल के एग्जाम के लिए सैंपल पेपर 4 जो है बच्चों, इसको भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और आशा करता हूं कि हमने आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं, आप सभी ने उनकी जो प्रिपरेशन है, उनकी जो प्रैक्टिस है, अच्छे से उनको रिविजन कर लिया होगा। ठीक है, अब सुनो, आप सभी बच्चों के लिए ना जितने भी आपके क्वेश्चन है, लाइक MCQ 3 नंबर के, 8 नंबर के, केस बेस्ड, मैप, इन सभी की अलग अलग हमने वीडियो बना रखी है, 1-1, 2-2 वीडियो ऑलरेडी बन रखी हैं। तो आई बटन के अंदर आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, सैंपल पेपर की वीडियोस भी मिल जाएंगी, मैप की, क्वेश्चंस की, MCQ की, वन शॉट A to Z मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना। बाकी आप सभी बच्चों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो जरूर कीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, और शेयर कर देना दोस्तों में, ताकि वो भी देख लें भाई कैसा पेपर आएगा, कैसी हमारी तैयारी है, रिवीजन वगैरह कैसा हुआ है। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में अगले सैंपल पेपर की वीडियो के साथ या किसी नए कंटेंट के साथ में 11वीं के हिस्ट्री के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।